नमस्कार स्टूडेंट, हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस। लेसन होगा पहला और उस लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो इसके अभी हम कई लेक्चर पढ़ा चुके हैं। जिन बच्चों ने वहाँ पर ना पढ़ा हो तो उसको जाकर देखिए, चैनल में प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 10th साइंस के नाम से, वहाँ पर जाकर सारे वीडियो देखिए। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें एक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा दी है, उसको देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये जो रिएक्शंस हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, तो सीधे इसकी परिभाषा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ हम एक्टिविटीज़ देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया होता है। तो एनसीईआरटी एक ऐसी किताब होती है जिसमें पहले एक्टिविटीज़ करके दिखाता है और फिर उसकी डेफिनेशन वहाँ से बताता है। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे इसमें एक एक्टिविटीज़ करनी है, वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड है, तो एक्टिविटीज़ 1.5 है। अगर हम लोग वहाँ पर देखें एनसीईआरटी में तो 1.5 एक्टिविटीज़ लिखा होगा। तो इसमें उन्होंने बताया कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए। तो बहुत से बच्चों की पता नहीं होगा कि ये क्वथन नली क्या होता है। अरे कोई बात नहीं, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हम चीज़ों को रखकर स्प्रिट लैंप या बर्नर पर उसे गर्म करते हैं, ठीक है। तो उसी को क्वथन नली या टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो उसमें क्या लेंगे, 2 ग्राम फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। तो जब जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे तो उसके कलर देखें कैसा है वो। फिर क्वथन नली को बर्नर या स्पिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए और फिर क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो पहले शुरुआत में उसके जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे उसका कलर देख लीजिए, और फिर गर्म करिए। फिर गर्म करने के बाद उसके कलर को देखिए, क्या कलर में कोई बदलाव आया है, ठीक है। तो ये क्रियाकलाप वहाँ पर करके देखना। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो भी क्रियाकलाप की जाती है ये किसी एक्सपर्ट के निर्देशन में की जाती है, लेबोरेटरी में। ऐसे ही आप घर पे मत करने लगिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ओके। तो जब उसको हम गर्म करेंगे तब जानते हो, फिर उसको ऑब्जर्व करें, उसके कलर को देखें। तो क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ? मतलब पहले फेरस सल्फेट का रंग हरा था, उसमें क्या कोई बदलाव हुआ? सल्फर के दहन से उत्पन्न उस विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करते हैं उसमें गंध निकलती है, स्मेल निकलती है, उसको भी आप सूंघ सकते हैं। तो ये इस तरीके की क्रिया होती है। देखो बच्चों, क्या क्रिया होती है, जैसे फेरस सल्फेट लिया FeSO4, ये सॉलिड होता है, क्रिस्टल होता है। फिर उसको हम हीट करेंगे स्प्रिट लैंप या बर्नर पर। तो हीट किया, हीट करने के बाद ये बना क्या, तो ये जो फेरस सल्फेट था ये फेरिक सल्फेट में बदल गया, Fe2O3। ये सॉलिड होता है और 2 गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन होती है। तो एक पदार्थ, एक यौगिक लिया था, उसको हमने गर्म किया, वो टूट गया 2 या 2 से अधिक पदार्थों में। तो जब एक यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं वियोजन की अभिक्रिया या अपघटन की अभिक्रिया। फिर से एक बार सुन लो, जब एक यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाए तो उस क्रिया को अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें हीट देनी पड़ती है, मतलब हमने गर्म किया इसको बाहर से। ये हीट किसी भी रूप में हो सकती है, सनलाइट के रूप में भी हो सकती है, और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के रूप में भी हो सकती है। हम इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी रूप में इसमें हीट दे सकते हैं, डायरेक्ट बर्नर पे गर्म कर सकते हैं, या सूरज की रोशनी में रख सकते हैं, या उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट भी प्रवाहित कर सकते हैं और डिकम्पोजिशन होगा। तो अब आप देखो, आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक यानी जो एक रिएक्टेंट था जिसका नाम था फेरस सल्फेट, ठीक है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। कैसी है? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया, तो गर्म करने पर फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट, इसमें 7 मॉलिक्यूल H2O के होते हैं। इसको हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट कहते हैं। जैसे ही गर्म किया तो इस फेरस सल्फेट के जो ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है,
तो ये पानी अलग हो जाता है, तो इसका क्रिस्टल जल त्याग देता है, यानी पानी को हटा देता है, रिलीज कर देता है, और फिर क्रिस्टल का रंग बदल जाता है। इसके उपरांत क्या होता है, फिर फेरिक ऑक्साइड बनता है Fe2O3, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये चीज़ें बन जाती हैं। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। फेरिक ऑक्साइड ठोस होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैस होती है। तो एकल उत्पाद को जब गर्म किया जाए, उसको हीट दी जाए, तो वो एक, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ऐसी क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखो जरा ध्यान से, देखो हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लिया बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको हमने ऊष्मा दिया, तो ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना, डिकम्पोज होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है, जिसका उपयोग हम विभिन्न उद्योगों में करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कैल्शियम तो जस्ट मिनट, हाँ, तो कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को क्या किया बच्चों? हमने ऊष्मा दी, हीट दे दी, तो टूट गया CaO और CO2 में, CO2 गैस बनी। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूना होता है, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, है ना, बिना बुझा हुआ, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें हम पानी मिला दें कैल्शियम ऑक्साइड में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जिसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। अगर इसमें पानी मिला दें तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, जो हम पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं। तो इसके अनेक उपयोग होते हैं। जैसे इसका एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी किया जाता है। चूना जो होता है ना, बिना बुझा हुआ चूना CaO, इसको हम सीमेंट इंडस्ट्री में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो ये कैसे बना? कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको हमने हीट किया, बन गया चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। और इस चूना का प्रयोग हम कहाँ कर लेते हैं? उद्योग में, सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको और समझते हैं ध्यान से। इसको रिएक्शन के रूप में भी देखते हैं। तो देखो जस्ट मिनट, हाँ, इसको आप देखिए। तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मी वियोजन कहते हैं। जैसे हमने इसको गर्मी दे दी, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्मी दी, हीट दिया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना लाइम में बदल गया, सॉलिड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। तो ऊष्मा की वजह से ये टूटा है, इसलिए इसको कहते हैं ऊष्मी वियोजन। ठीक है, चलिए और अब एक और क्रियाकलाप देखते हैं। फिर एक हमने फिर टेस्ट ट्यूब ली, क्वथन नली ली, जिसमें 2 ग्राम ले लिया लेड नाइट्रेट का चूर्ण, पाउडर ले लिया। किसका? लेड नाइट्रेट का हमने लिया पाउडर। ठीक है, और चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म किया। ठीक है, तो चिमटे से पकड़, हाथ से पकड़ेंगे थोड़ा खतरा हो सकता है, जल बल सकते हैं, इसलिए चिमटे से पकड़ना है। जब गर्म करेंगे तो आपने क्या इसमें कुछ देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं निकलेगा उससे, जैसे ही गर्म करेंगे। ठीक है, लेड नाइट्रेट को। और यह किस वजह से होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है, NO2 का धुआं होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस तरीके से होती है। जैसे यहाँ पर लिया लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। इसको हमने हीट दिया, तापन, गर्म किया, तो बना लेड ऑक्साइड बना, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2 रिलीज हुई, और ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो ये जो धुआं निकलता है भूरे रंग का, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं होता है। तो ये क्रिया, तो यहाँ पर लेड नाइट्रेट को जैसे ही हमने हीट किया, तो ये एक हमारा यौगिक था, एकल यौगिक था, सिंगल रिएक्टेंट था, और ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट गया। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में ये टूट गया, तो इसको कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया।
तो ये वियोजन अभिक्रिया का एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके हमने आपको बताया। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं, क्रियाकलाप 1.8। ठीक है, तो 1.8 क्रियाकलाप एनसीईआरटी में दिया है। तो इसमें एक चाइना डिश ली। चाइना डिश मतलब एक चाइना क्ले की एक मतलब प्याली होती है, उसमें हमने 2 ग्राम लिया सिल्वर क्लोराइड। क्या लिया बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। ये क्लोराइड ऐसे लिखेंगे, सिल्वर क्लोराइड लिया। कितना लिया? 2 ग्राम लिया, ज़्यादा नहीं लिया 2 ग्राम लिया। फिर इसका रंग हमने शुरू में नोट कर लिया ये कैसा था। फिर इस चाइना डिश को थोड़ी देर हमने सूरज के प्रकाश में रख दिया, सनलाइट में रख दिया। तो देखेंगे क्या, ये जो सिल्वर क्लोराइड होगा ये टूट जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर पश्चात मतलब थोड़ी देर बाद सिल्वर क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड है, क्लोराइड, ठीक है, कि रंग को फिर देखिए। पहले आप रंग को देखें, ठीक है, जब सनलाइट में रख दिया थोड़ी देर बाद फिर रंग इसका देखें और ऑब्जर्व करें, परीक्षण करें कि क्या बदलाव हुआ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। तो पहले जो सिल्वर क्लोराइड होता है शुरू में वो सफ़ेद रंग का था। जब सनलाइट में इसको कुछ देर तक रख दिया, देखा इसका कलर कैसा हो गया, धूसर कलर हो गया। मतलब ये किस कलर का हो गया? ये ग्रे कलर का हो गया। ग्रे, धूसर ग्रे होता है, ग्रे कलर यानी रंग बदल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कभी रंग बदलता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया का एक सूचक होता है। तो रंग बदल गया इसका मतलब है रासायनिक अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। किसमें वियोजित होता है? सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो ये लिया सिल्वर क्लोराइड, AgCl सॉलिड होता है, सनलाइट में रख दिया, थोड़ी देर बाद ये सिल्वर बन गया और क्लोरीन गैस बन गई, यानी ये टूट गया। एकल जो रिएक्टेंट था, मतलब सिंगल रिएक्टेंट सनलाइट में ये 2 प्रोडक्ट में टूट गया, तो ये वियोजित हो गया। इसी को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो ये जो सिल्वर बनता है ये सफ़ेद कलर का होता है। कैसा बच्चों? सॉरी, ये ग्रे कलर का होता है। ये पहले सफ़ेद था, ये श्वेत था, और ये कैसा हो गया? ये हो गया ग्रे कलर का, यानी ये हो गया धूसर रंग का हो गया। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। आपने यहाँ से ये चीज़ सीखी होगी, ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हम किसी एकल सिंगल रिएक्टेंट को हम चाहे गर्म कर दें, चाहे सनलाइट में छोड़ दें, और चाहे इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कर दें, तो वो वियोजित हो जाता है, वो टूट जाता है। तो ये वियोजन की क्रिया होती है। ऐसे ही अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड की जगह पर सिल्वर ब्रोमाइड ले लें, क्या ले लें? सिल्वर ब्रोमाइड, तो वो अभिक्रिया भी ऐसे ही होती है। तो AgCl की जगह पे AgBr ले लिया सॉलिड, सनलाइट SL मतलब सनलाइट में छोड़ दिया कुछ देर के लिए, ये टूट जाएगा। सिल्वर और ब्रोमीन में टूट गया। ब्रोमीन गैस है और सिल्वर सॉलिड, ये मेटल होती है। ठीक है, तो ये वियोजित हो गया। तो चाहे सिल्वर क्लोराइड लो चाहे सिल्वर ब्रोमाइड लो, सनलाइट में छोड़ दोगे तो वियोजित हो जाएगा। तो ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग, ये जो AgBr वाली अभिक्रिया है, इसका हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफी की जाती है ना, ब्लैक एंड वाइट फोटो खींची जाती थी, तो उसमें AgBr का प्रयोग किया जाता, उसकी धुलाई वुलाई में कुछ होता था। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर जो अभी तक हमने नोटिस की उसको देखते हैं। तो किस प्रकार की ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया होती, तो वो कौन सी ऊर्जा इसके लिए आवश्यक होती है। तो हमने पहले उसको डायरेक्ट हीट किया, ठीक है, या हमने सूरज की रोशनी में उसको छोड़ दिया, या इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करके भी इसको वियोजित किया जा सकता है। तो हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए यानी वियोजित करने के लिए, रिएक्टेंट्स को वियोजित करने के लिए, या तो डायरेक्ट हम ऊष्मा दे दें, गर्म कर दें, सीधे बर्नर पर रख दें, या हम प्रकाश में उसको छोड़ दें सनलाइट में, या उसमें विद्युत ऊर्जा भी हम देकर उसको वियोजित कर सकते हैं। तो 3 प्रकार से हम उसमें ऊष्मा दे सकते हैं, है ना। गर्म करेंगे, जब जब किसी सिंगल रिएक्टेंट को गर्म करेंगे तो वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो गर्म हम कई तरीके से कर सकते हैं, या तो सीधे बर्नर के ऊपर रख सकते हैं, या हम सनलाइट में उसको छोड़ सकते हैं, या विद्युत ऊर्जा देकर भी उसे हम गर्म कर सकते हैं और वो वियोजित हो जाएगा। यानी वियोजन की क्रिया में हमें किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तीनों प्रकार की ऊर्जा वहाँ पर चल सकती है। ठीक है,
तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, इसका मतलब ऊर्जा अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए जब हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, यानी ऊर्जा वो एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। तो जितने भी अभी हमने उदाहरण यहाँ पर देखे, उनको वियोजित करने के लिए, यानी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। चाहे सनलाइट दें, चाहे हम इलेक्ट्रिक करंट दें, चाहे हम सीधे गैस बर्नर के ऊपर उसको हम गर्म करें, तो उनको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, तभी वो क्रिया संपन्न हो पाती है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जितनी यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया हमने देखी, वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी होता है। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हमने सीखा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है बहुत अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमें समझ में आ गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और ऐसे ही साइंस को कॉन्सेप्ट से सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।